हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल द संजय में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बुद्धि यानी इंटेलिजेंस का दूसरा भाग लेके आया हूँ। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बुद्धि का पहला पार्ट बना दिया है, जिसमें मैंने आपको बुद्धि किसे कहते हैं, बुद्धि की परिभाषाएँ, बुद्धि को निर्धारित करने वाले तत्व और शॉर्ट में बुद्धि के सिद्धांत और बुद्धि के प्रकार बता दिए थे। आज मैं आप लोगों के लिए बुद्धि का दूसरा पार्ट लेके आऊँ। उसमें बुद्धि के सिद्धांतों को मैं डिटेल में बताएंगे, उसका बुद्धि परीक्षण क्या होते हैं, मंदबुद्धि वाला का IQ क्या होता है, ये सब पढ़ेंगे। तो आज डिटेल में चलते हैं। बुद्धि के सिद्धांत, सबसे पहले हमारा आता है एक बुद्धि का सिद्धांत यानी एक तत्व का सिद्धांत। इसका दूसरा नाम होता है एक कारक का सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, अब इसके जनक की बात करें हम दोनों की, तो इसके जनक है विनय, स्टर्न और टर्मन। ठीक है दोस्तों, वैसे ये इसके सहयोगी माने जाते हैं, लेकिन ये माने जाते हैं। अब विनय ने ये माना था कि मनुष्य में जो बुद्धि पाई जाती है वो सिर्फ एक तत्व में पाई जाती है, और उन्होंने ये बताया था यानी मनुष्य में जो भी बुद्धि पाई जाती है वो एक तत्व में पाई जाती है। यानी जब हम स्पीयरमैन पढ़ेंगे तो स्पीयरमैन ने ये बोला कि मनुष्य बुद्धि दो प्रकार की पाई जाती है, लेकिन अगर विनय की बात करें तो उन्होंने एक तत्व की माने वाला। अब इस वाले सिद्धांत का दूसरा नाम है निरंकुशवादी सिद्धांत। निरंकुशवादी सिद्धांत यानी किस सिद्धांत को निरंकुशवादी सिद्धांत के नाम से जाना जाता है? एक तत्व के सिद्धांत को, एक कारक के सिद्धांत को। निरंकुशवादी सिद्धांत के जनक कौन है? तो हम विनय लगा लेंगे। ठीक है, अब इस वाले तत्व को उन्होंने एक अविभाज्य इकाई और माना है। अविभाज्य इकाई माना है, यानी किस तत्व को या किस सिद्धांत को एक अविभाज्य इकाई के रूप में माना जाता है? एक तत्व के सिद्धांत को। किस सिद्धांत को निरंकुशवादी सिद्धांत के नाम से जाना जाता है? एक तत्व एक कारक के सिद्धांत को। विनय ने संपूर्ण गतिविधियों के लिए किस तत्व का प्रतिपादन किया? एक तत्व का, यानी अविभाज्य इकाई का। क्लियर है दोस्तों? आगे चलते हैं। देखो दोस्तों, दूसरा आता है द्वै कारक का सिद्धांत, द्वै तत्व का सिद्धांत। अब दोस्तों इसके जनक की बात करें तो इसके जनक हैं स्पीयरमैन। स्पीयरमैन दोस्तों, इसको थोड़ा इंपोर्टेंट डाल लेना है, इससे हर बार क्वेश्चन आता है। अब उन्होंने ये कहा था कि स्पीयरमैन ने अपने दो कारक या दो तत्व के सिद्धांत में कौन कौन से दो तत्व माने हैं? तो एक माना है जी कारक, दूसरा माना है एस कारक। अब जी कारक का दूसरा नाम होता है सामान्य योग्यता यानी जनरल। एस कारक की होती है विशिष्ट योग्यता। ठीक है दोस्तों, समझना। अगर उसने कहा कि अपने दो तत्व के सिद्धांत में स्पीयरमैन ने कौन कौन से दो तत्व माने? एक माना जी कारक और एक माना एस कारक। जी कारक का दूसरा नाम क्या? सामान्य योग्यता। एस कारक का दूसरा नाम क्या? विशिष्ट योग्यता। अब क्वेश्चन ये भी पुटअप होता है कि इनमें से जन्मजात कौन सा पाया जाता है? तो जन्मजात कौन सा होता है? जी कारक। अर्जित कौन सा होता है? एस कारक। ठीक है दोस्तों, अब इसके डायग्राम की बात करें तो दोस्तों देखो, ठीक है दोस्तों, अब जी कारक प्रत्येक प्राणी में समान रूप से पाया जाता है, लेकिन एस कारक व्यक्ति अपनी योग्यता के आधार पर अर्जित करता है। ठीक है दोस्तों, अब समझना नोट डाल के। पहला पॉइंट देखो, समझना इसको, देख समझना। जी कारक प्रत्येक प्राणी में
समान रूप से पाया जाता है, समान रूप से पाया जाता है। ठीक है, जिस व्यक्ति में जी कारक सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है, वह सबसे अधिक बुद्धिमान होता है, सबसे अधिक बुद्धिमान होता है। ठीक है दोस्तों, दूसरे की बात करते हैं एस कारक। एस कारक व्यक्ति अपनी योग्यता के आधार पर अर्जित करता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, समझो, अब समझना, उसने शुरू से मैं पूरा बताता हूं। द्वि तत्व दो कारक के सिद्धांत के जनक कौन है, आपको दोस्तों लगाना स्पीयरमैन। अब दो कारक दो तत्व कौन कौन से, एक तो माना उन्होंने जी कारक और एक माना एस कारक। जी कारक का दूसरा नाम क्या है, सामान्य योग्यता। ठीक है दोस्तों, एस कारक का दूसरा नाम क्या है, विशिष्ट योग्यता। स्पीयरमैन के सिद्धांत में जन्मजात कारक कौन सा है, जी कारक। अर्जित कारक कौन सा है, एस कारक। अब ये इसका डायग्राम है, प्रत्येक व्यक्ति में समान रूप से पाया जा रहा है। ये व्यक्ति अपनी योग्यता के आधार पर अर्जित कर रहा है। कोई व्यक्ति टीचर बनना चाहता है, कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है। जिस व्यक्ति की जिस क्षेत्र में रुचि होगी उसके आधार पर जो उस योग्यता को अर्जित करता है वो कौन सा कारक कहलाता है, एस कारक। तभी तो बोला अर्जित। अब उन्होंने कहा कि किस कारक के आधार पर व्यक्ति की योग्यता निर्धारित की जाती है, जी कारक। यानी कौन सा कारक प्रत्येक प्राणी में समान रूप से पाया जाता है, जी कारक। किस व्यक्ति में जी कारक सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है वह सबसे अधिक बुद्धिमान होता है। यानी किस कारक के आधार पर व्यक्ति की योग्यता का निर्धारण होता है, जी कारक के आधार पर। अब एस कारक व्यक्ति अपनी योग्यता के आधार पर, यानी व्यक्ति जिस क्षेत्र में जाना चाहेगा उस क्षेत्र में उसकी योग्यता को अर्जित करेगा और अपना उद्देश्य प्राप्त कर लेगा। यानी जन्मजात कौन सा कारक है, जी कारक। अर्जित कौन सा कारक, एस कारक। जिस व्यक्ति में जी कारक सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है वो सबसे अधिक क्या होता है, बुद्धिमान होता है। एस कारक अर्जित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, बना लेना। आगे चलते हैं। अब दोस्तों आता है त्रितत्व का सिद्धांत, यानी त्रितत्व का सिद्धांत। इसके भी जनक कौन है, स्पीयरमैन। अब देखो उन्होंने तीन तत्व कौन कौन से माने, समझना। एक तो हो गया जी और एक हो गया एस। अब तीसरा जो तत्व माना है उन्होंने वो माना भाषा योग्यता। यानी इन दोनों के बीच में जो भी इंटरेक्शन कराएगा, जो भी विचारों का आदान प्रदान होगा वो किसके आधार पर होगा, भाषा योग्यता पर। तो इसमें कौन कौन से तत्व है, पहला जी कारक, दूसरा एस कारक, तीसरा भाषा योग्यता। स्पीयरमैन ने अपने त्रिकारक या त्रितत्व के सिद्धांत में तीसरा तत्व किसको माना है, भाषा योग्यता को। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है बहुकारक का सिद्धांत। बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। इसके जनक माने गए हैं थॉर्नडाइक। अब देखो, इस वाले सिद्धांत को हम बालू का सिद्धांत भी कहते हैं। कैसे दोस्तों, देखो
ये बहुत से तत्व पाए जा रहे हैं दोस्तों इसमें। अब ये जो महीन जो कण हैं जो मैं इनको बना रहा हूं अभी, इनको नाम दिया गया बालू का सिद्धांत। यानी किस सिद्धांत को बालू का सिद्धांत कहा जाता है दोस्तों? बहुकारक के सिद्धांत को। बालू के सिद्धांत के जनक कौन है? थॉर्नडाइक। समझो दोस्तों, देखो अब बात यहां पर इसकी करते हैं कि निम्न में से किस सिद्धांत को बालू का सिद्धांत कहा जाता है दोस्तों? बहुकारक के सिद्धांत को। अब उन्होंने कहा था, बिने ने ये कहा था कि मनुष्य में जो बुद्धि पाई जाती है वो एक तत्व में पाई जा रही है, लेकिन स्पीरमैन ने ये कहा था कि मनुष्य में जो बुद्धि पाई है दो तत्व में, लेकिन थॉर्नडाइक ने ये कहा है कि मनुष्य में जो बुद्धि पाई जाती है बहुत से रूपों में पाई जाती है, लेकिन परिस्थिति के अनुसार वह उसका प्रयोग करता है। कैसे? ये बहुत से तत्व दिखाई दे रहे हैं, इनको नाम दिया बहुकारक का सिद्धांत। लेकिन बालू का सिद्धांत क्यों कहा जाता है? कि इसके अंदर जो महीन महीन कण जो मैंने बनाए हुए हैं इनको नाम दिया है बालू का। बालू के सिद्धांत के जनक कौन लगाने आपको दोस्तों? थॉर्नडाइक। बालू के सिद्धांत का दूसरा नाम क्या है? बहुकारक का सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, समूह कारक का सिद्धांत। इसके जनक है थर्स्टन। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन ये आता है, थर्स्टन ने अपने समूह कारक के सिद्धांत में कितने प्रकार की बुद्धि बताई है? तो इन्होंने बताई है 7 प्रकार की। यानी कौन कौन सी है आप थोड़ा ट्रिक से याद कर लेना। N V S R M P W दोस्तों। ठीक है, अब देखो कौन कौन सी है। पहली होती है आंकिक योग्यता। दूसरी होती है शाब्दिक योग्यता। तीसरी होती है स्थानीय योग्यता। चौथी होती है तर्क योग्यता। पांचवी होती है स्मृति योग्यता। छठवीं होती है प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक योग्यता। और लास्ट में होती है शब्द प्रवाह। अब सुनो दोस्तों, अब इसको उसने ये दिया है कि न्यूमेरिकल यानी N, शाब्दिक यानी वर्बल V, स्थानीय यानी स्पेशियल यानी SPA, स्पेशल जो भी होती है स्पेशियल है सॉरी, इसको बोला गया है S, तर्क को बोला गया रीजनिंग, स्मृति को बोला गया मेमोरी, प्रत्यक्ष ज्ञान को बोला गया परसेप्चुअल यानी P, और शब्द प्रभाव को वर्ड एसोसिएशन। अब उसने कभी कभी ये पूछा था, पिछले अभी पीजीटी का जो एग्जाम हुआ था एजुकेशन सब्जेक्ट से, तो उसने ये पूछा था कि निम्न में से समूह कारक के सिद्धांत में थर्स्टन ने कौन सी बुद्धि नहीं बताई है, तो यहां से 3 ले लेगा और एक अपोजिट लिया था, तो उसने क्वेश्चन ये बना के दिया था। तो एक ऑप्शन में दिया था, एक में दिया उसने आंकिक, दूसरे में दिया था स्थानीय, तीसरे में दिया उसने शब्द प्रवाह, और एक दिया यांत्रिक। अब उसने ये पूछा था कि निम्न में से कौन सा समूह कारक के सिद्धांत में बुद्धि नहीं है, तो आंकिक है, स्थानीय है, शब्द प्रवाह, लेकिन यांत्रिक तो उसमें है नहीं। क्लियर सर? कभी कभी वो ऐसे भी दे सकता है कि एक ऑप्शन, बी ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन के N S M और R। अब इनमें से जैसे रीजनिंग दिया उसने तो वो दे दिया उसने। अब उसने पूछा निम्न में से कौन सा भिन्न है, तो N तो आता है, N V S R M P W, क्योंकि N न्यूमेरिकल है, तो कभी कभी यहां से भी 3 ले लेते हैं और यहां से भी 3 ले लेता है, तो आपको समझना है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगर ये पूछे कितने प्रकार की बताई गई है, 7 प्रकार की। कौन कौन सी? N V S R M P W जो मैंने यहां पर लिख दी है, इनको आपको याद कर लेना है।
ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बहुबुद्धि का सिद्धांत। अब इसके जनक कौन है? हार्वर्ड गार्डनर। इंपोर्टेंट डाल लेना दोस्तों इसको, हर बार सीटेट में एक आता है और यूपी टेट में भी हर बार आता है। अब उसने पूछा कि बहुबुद्धि के सिद्धांत के जनक कौन है? हार्वर्ड गार्डनर। अब इन्होंने कितने प्रकार की बुद्धि बताई है? तो दोस्तों इन्होंने बताई है 9 प्रकार की। कितने प्रकार की बताई दोस्तों? 9 प्रकार की। लेकिन समूह कारक के सिद्धांत में थस्टर ने कितने प्रकार की बुद्धि बताई थी दोस्तों? 7 प्रकार की। अब समझना 9 प्रकार की कौन कौन सी है। पहला, भाषाई बुद्धि। दूसरा, तार्किक या गणितीय बुद्धि। तीसरा, स्थानीय बुद्धि। चौथा, शारीरिक बुद्धि। पांचवा, संगीतात्मक बुद्धि। छठवां, अंतःवैयक्तिक बुद्धि। नेक्स्ट, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। नेक्स्ट, नैसर्गिक या प्राकृतिक बुद्धि। नेक्स्ट, अस्तित्ववादी बुद्धि। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन आपको सीटेट और यूपी टेट में कंपलसरी मिलेगा यहाँ से। कभी कभी ये पूछ लेगा 9 प्रकार की कौन कौन सी ये है। अब थोड़ा इनको समझना, देखो अंतर इनको इंग्लिश से समझना आपको। अगर यहाँ पर देखे इंट्रापर्सनल और यहां पर दे इंटरपर्सनल, ठीक है दोस्तों। अब ये दोनों हिंदी में सेम भी आ सकते हैं। अब समझना, अगर उसने यहां पर दिया इंट्रा यानी ए, तो व्यक्ति स्वयं से बात कर रहा है। अगर यहां पर उसने दिया ई आर और यहां पर दिया ए बात दे तो स्वयं से बात कर रहा है, भगवान से प्रार्थना कर रहा है, इष्ट देव से प्रार्थना कर रहा है। अगर यहां पर उसने दिया ई तो समझ लेना दूसरों से बात कर रहा है। इसमें से ये 9 प्रकार की बुद्धि है। अब इसमें से इंपॉर्टेंट कौन कौन सी है? एक तो ये है, एक ये है और एक ये, दोनों इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। उसके बाद एक ये इंपॉर्टेंट है। अब इनको मैं समझ आता हूं आपको। ठीक है दोस्तों, देखो नोट डाल के लिख लेना। पहला, स्थानीय बुद्धि का प्रयोग व्यक्ति आकाशीय अंतरिक्ष में रहते हुए प्रयोग करता है। ठीक है दोस्तों। दूसरा,
शारीरिक बुद्धि का प्रयोग व्यक्ति गतिक कौशलों में प्रयोग करता है। गतिक कौशलों में प्रयोग करता है, जैसे नृत्य हुआ, सर्कस हुआ और व्यायाम हुआ। ठीक है दोस्तों, तीसरे पॉइंट की बात करें हम दोस्तों, एक होता है नैसर्गिक, तो आप जानते हो जो प्रकृति पेड़ पौधों से जो प्यार करता है। अब इसमें अंतःवैयक्तिक, इसको मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं यहां पर। इंट्रापर्सनल वो स्वयं से बातचीत, स्वयं से, भगवान से और इष्ट देव से प्रार्थना करता है। नेक्स्ट, इंटरपर्सनल में, पर्सनल में दूसरों से बात करता है। ठीक है दोस्तों, समझो। देखो, अगर उसने पूछा कि बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है, हार्वर्ड गार्डनर ने। कितने प्रकार की बुद्धि बताई है? 9 प्रकार की बुद्धि बताई है। कौन कौन सी है? भाषाई बुद्धि, तार्किक या गणितीय बुद्धि, स्थानीय बुद्धि, शारीरिक बुद्धि, संगीतात्मक बुद्धि, अंतःवैयक्तिक बुद्धि या अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, एक नैसर्गिक प्राकृतिक बुद्धि, एक अस्तित्ववादी बुद्धि थी। अब इसमें से मैंने 4 लिख दी, वैसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ही है। अब उसने पूछा कि स्थानीय बुद्धि का प्रयोग व्यक्ति कब करता है, तो जो अंतरिक्ष और आकाश में जो भी हवाई जहाज या प्लेन जो भी उड़ाते हैं, उसमें जो उड़ाते समय अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं, वो कौन सी बुद्धि कहलाती है? स्थानीय। मैंने पहले लिख दिया है, स्थानीय बुद्धि का प्रयोग व्यक्ति आकाश या अंतरिक्ष में रहते हुए प्रयोग करता है। अगर सपोज एक कोई कैप्टन हवाई जहाज उड़ा रहा है और उसका प्लेन क्रैश होने की कगार पर है, उस टाइम उसके दिमाग में बचने के लिए जो भी आइडिया आएंगे वो किस प्रकार की बुद्धि को ध्यान में रख के करेगा? स्थानीय बुद्धि का। शारीरिक बुद्धि का प्रयोग व्यक्ति शारीरिक गतिक कौशलों का, मैंने लिख दिया गतिक कौशलों को, जैसे कोई डांस करता है, कोई सर्कस कर रहा है, व्यायाम कर रहा है, तो हम जो भी कार्य करते समय अपने शरीर का प्रयोग करते हैं वो कौन सी बुद्धि कहलाती है? शारीरिक। अब इंट्रापर्सनल मैंने यहां पर लिख दिया, ध्यान से देखना, ए, यानी इंट्रापर्सनल में क्या होता है? व्यक्ति स्वयं से बात करता है और भगवान से प्रार्थना करता है, इष्ट देव से प्रार्थना करता है, वो कौन सी बुद्धि कहलाती है? इंट्रापर्सनल। INTRA, इंट्रा, तो स्वयं से है। इंट्रा में यहां पर भी लिख दे रहा हूं, यानी स्वयं से बात करेगा, और इंटरपर्सनल में दूसरों से बात करेगा। समझना, यानी अगर इंट्रापर्सनल आए तो स्वयं से बात कर रहा है, भगवान से प्रार्थना कर रहा है, इष्ट देव से प्रार्थना कर रहा है। अंतर्व्यक्ति ई आ रहा है तो दूसरों से बात कर रहा है। अब नैसर्गिक या प्राकृतिक बुद्धि, यानी इस बुद्धि में, इस बुद्धि के द्वारा व्यक्ति पेड़ पौधे, जीव जंतुओं और उनसे प्यार करता है। तो उसने एक एस्टिमेट दे दिया कि एक व्यक्ति पेड़ पौधे, पशु पक्षी बहुत ज़्यादा लगाव रखता है, उसे प्रकृति बहुत पसंद है, तो कौन सी बुद्धि का प्रयोग करेगा? तो दोस्तों ये प्राकृतिक नहीं देगा, फिर देगा नैसर्गिक बुद्धि। अस्तित्ववादी बुद्धि कौन सी होती है? अस्तित्ववादी बुद्धि वो होती है जो हम स्वयं के लिए करते हैं, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। भाषाई बुद्धि अपने विचारों का आदान प्रदान। तार्किक बुद्धि, गणितीय बुद्धि, जब भी हम तर्क करते हैं, विचारों को वो करते हैं, तो वो रहता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब आता है नेक्स्ट, बुद्धि की संरचना का सिद्धांत। या बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत। इन दोनों के जनक कौन है? JP गिलफोर्ड। पिछले यूपी टेट में पूछा गया है कि बुद्धि की संरचना किसने बताई? 2 क्वेश्चन पूछे गए, JP गिलफोर्ड ने। अब बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत, यानी त्रिआयामी 3 तत्व कौन कौन से बताएं? एक बताया है संक्रिया, दूसरा
विषय वस्तु और तीसरा उत्पाद। ठीक है, अब त्रिआयामी यानी 3 तत्व है। अब इसका एक फॉर्मूला है दोस्तों। अब जब इस सिद्धांत का निर्माण हुआ था सर्वप्रथम, यानी सबसे पहले सर्वप्रथम इसमें तत्व थे 120, संशोधन होके 150, अब दोबारा वर्तमान में 180 तत्व हैं। ठीक है दोस्तों, और इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा दोस्तों, सुने। अगर उसने पूछा कि बुद्धि की संरचना में तत्व कितने, अगर 180 ऑप्शन में आ रहा है तो आपको 180 लगना, अगर 180 नहीं आ रहा तो 150 से काम चल जाएगा। 120 तो है नहीं। अब पहले 120 थे, जब जेपी गिलफोर्ड ने इसकी संरचना की थी बुद्धि का, तब 120 तत्व बताए। फिर उसमें संशोधन हुआ तो कितने हो गए, 150 हो गए। लेकिन अब वर्तमान में संशोधन हो गए कितने, 180। अब 180 को कितने भागों में बांटा गया, इन 3 भागों में। कैसे कैसे देखो, इसका एक सूत्र भी है, देखो 6 × 5 × 6 बराबर 180, यानी 6 इसके 5 इसके 6 इसके 6 5 30 के 18, यानी इनको कितने भागों में बांटा गया, 180 में। कितने तत्व हैं, 3 तत्व हैं। बुद्धि की संरचना किसने बताई, जेपी गिलफोर्ड ने। जेपी गिलफोर्ड ने जब इसकी संरचना तब कितने तत्व बताए थे, 120। संशोधन में कितने हो गए, 150। वर्तमान में कितने, 180। 180 को कितने भागों में बांटा गया, संक्रिया, विषय वस्तु, उत्पाद। कभी कभी दोस्तों, अभी पिछले यूपी टेट में आया है शायद, उसने ये पूछा है कि निम्न में से कौन सा बुद्धि की संरचना का तत्व नहीं है। तो 3 तो ये आए थे और एक अपोजिट आया था, तो अपोजिट वाला आपको याद करना नहीं है, ये 3 याद करना, अपोजिट आए तो वो लगा देना है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। देखो दोस्तों, नेक्स्ट तरल और ठोस बुद्धि का सिद्धांत। तरल व ठोस बुद्धि का सिद्धांत, इसका दूसरा नाम है क्रिस्टलाइज्ड एवं फ्लूइड का सिद्धांत। इसके जनक कौन है, आरबी कैटल। ठीक है, अब यहां पर क्वेश्चन ये पुटअप होता है दोस्तों कि तरल ठोस बुद्धि के सिद्धांत में कैटल ने तरल को क्या माना है, वंशानुक्रम, और ठोस को क्या माना है, वातावरण। ठीक है दोस्तों, तरल और ठोस बुद्धि का दूसरा नाम है क्रिस्टलाइज या फ्लूइड का सिद्धांत। इसके जनक कौन, आरबी कैटल। आरबी कैटल ने तरल ठोस बुद्धि के सिद्धांत में तरल को क्या माना, वंशानुक्रम, ठोस को क्या माना, वातावरण। यूपी टेट में 2 बार पूछा गया। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, त्रितंत्र का सिद्धांत। देखो, इसके जनक है स्टेनबर्ग या स्ट्रेंगनर। मैंने दोनों लिख दिए, कभी कभी को मैं किसी में कुछ दे रखा है तो आप दोनों को देख लेना, आएगा एक ही। अब इन्होंने 3 तत्व कौन कौन से माने थे, एक माना था संदर्भात्मक, उपसिद्धांत। दूसरा माना था अनुभवजन्य सिद्धांत, अनुभवजन्य सिद्धांत, अनुभवजन्य उपसिद्धांत। तीसरा माना उन्होंने घटक उपसिद्धांत।
इतने हैं दोस्तों सिद्धांत जो डिटेल में पूछे जाते हैं, बाकी सबके नाम पूछे जाते हैं कि ये किसका सिद्धांत है, ये किसका सिद्धांत है। कभी कभी यहाँ से 3 ही आ जाते हैं, अपोजिट 1 आ जाता है, कौन सा भिन्न है या कौन सा तंत्र का सिद्धांत नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये थे हमारे सिद्धांत। अब आते बुद्धि परीक्षणों पे। देखो अब आते हैं बुद्धि परीक्षण। देखो दोस्तों, अब परीक्षण है, इसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, दूसरा सामूहिक बुद्धि परीक्षण। इंपोर्टेंट डाल लेना दोस्तों इसको। ठीक है दोस्तों, अगर उसने पूछा कि इसके जनक कौन है, तो इसके जनक लगाने विनय। इसका विकास कब हुआ? प्रथम विश्व युद्ध के समय। प्रथम विश्व युद्ध के समय विकास हुआ इसको। ठीक है, समझना। अब इस वाले परीक्षण को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला है आर्मी अल्फा परीक्षण, दूसरा है आर्मी बीटा परीक्षण। बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। आर्मी अल्फा परीक्षण था शाब्दिक परीक्षण, और आर्मी बीटा था अशाब्दिक परीक्षण। ठीक है दोस्तों, अब समझना। अब बात करें थोड़ा इसकी कि आर्मी अल्फा परीक्षण कितने कैसे लोगों के लिए था, तो पढ़े लिखे लोगों के लिए। ठीक है दोस्तों, आर्मी बीटा कैसे के लिए था? अनपढ़ लोगों के लिए। अनपढ़ लोगों के लिए। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि आर्मी बीटा परीक्षण जो होता है इसका दूसरा नाम क्या होता है, तो इसको बोलते हैं क्रियात्मक परीक्षण। ठीक है दोस्तों, क्रियात्मक परीक्षण। अब समझना थोड़ा, यहां से आपको एक क्वेश्चन पुटअप होने के पूरे चांस। अगर उसने पूछा कि बुद्धि परीक्षण को कितने भागों में बांटा गया, तो एक है व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, दूसरा सामूहिक बुद्धि परीक्षण। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के जनक कौन लगाने? आपको अल्फ्रेड विनय लगाने हैं। सामूहिक बुद्धि परीक्षण के जनक यानी इसका विकास कब हुआ, तो प्रथम विश्व युद्ध के समय इसका विकास हुआ। इसको 2 भागों में बांटा गया। ऐसा हुआ जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तब लड़ने के लिए लोगों की संख्या कम पड़ रही थी, तो गांव से लोग पकड़ के जबरदस्ती ले जाए जा रहे थे। तो वहां पर जब लोगों को ले जाया गया तो वहां पर कुछ लोग अनपढ़ थे, कुछ पढ़े लिखे हुए, तो उनको 2 भागों में बांटा। उनकी 2 टोली बनाई, एक आर्मी अल्फा परीक्षण की, एक आर्मी बीटा। आर्मी अल्फा परीक्षण में उन लोगों को रखा गया जो पढ़े लिखे लोग थे, जो जानते थे हथियार चलाना। आर्मी बीटा में उन लोगों को रखा था जो अशाब्दिक यानी अनपढ़ लोग थे, जो करके सीख सकता। अब देखो क्वेश्चन सुनो, अगर उसने पूछा कि आर्मी अल्फा और आर्मी बीटा कैसे परीक्षण है? सामूहिक। आर्मी अल्फा और आर्मी बीटा कैसे परीक्षण है? सामूहिक। आर्मी अल्फा परीक्षण कैसा परीक्षण है? शाब्दिक। आर्मी अल्फा परीक्षण कैसे लोगों के लिए प्रयोग किया था? पढ़े लिखे लोगों के लिए। आर्मी बीटा कैसा परीक्षण? अशाब्दिक परीक्षण। आर्मी बीटा कैसे लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है? अनपढ़ लोगों के लिए। किस परीक्षण को क्रियात्मक परीक्षण के नाम से जाना था? आर्मी बीटा परीक्षण के नाम से। क्लियर है दोस्तों? आगे चलते हैं। यहां से आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा पूरा दोस्तों। आगे चलते हैं। अब इसके आते हैं सूत्र। ठीक है दोस्तों, पहला बुद्धि लब्धि बराबर देखो,
बुद्धि लब्धि बराबर होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। इंटू 100। इसको दूसरे नाम से जाना जाता है दोस्तों IQ बराबर MA बटे CA इंटू 100। दूसरा शैक्षिक लब्धि ये होता है शैक्षिक आयु बटे वास्तविक आयु। इंटू 100। इसका दूसरा नाम क्या होता है EQ बराबर EA बटे CA इंटू 100। ठीक है दोस्तों। तीसरा आता है उपलब्धि लब्धि। उपलब्धि लब्धि बराबर शैक्षिक आयु बटे मानसिक आयु इंटू 100। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया अगर उसे लाइक कर दिया करें और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दिया करें। इसको बोलते हैं AQ बराबर EA बटे MA इंटू 100। अगर वो ऐसे पूछे तो ये वाला बतेगा, अगर वो ऐसे नहीं ऐसे पूछे IQ बराबर क्या होता है MA बटे C इंटू 100। C होता है क्रोनोलॉजिकल एज, एजुकेशनल एज, क्रोनोलॉजिकल एज, मेंटल एज। क्लियर है दोस्तों। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन कंपलसरी चांस होते मिलने के। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब देखो नोट डाल के दोस्तों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझना, यहां से लिखते चलना साथ ही साथ। पहला पॉइंट, सबसे पहला बुद्धि परीक्षण (1905) में विनय साइमन ने किया। दूसरा, सबसे पहले बुद्धि का मापन 1879 में विलियम बुंट ने किया। ठीक है दोस्तों। तीसरा, मानसिक आयु का प्रतिपादन मानसिक आयु का प्रतिपादन अल्फ्रेड बिने ने किया। किसने किया दोस्तों? अल्फ्रेड बिने ने। नेक्स्ट, मानसिक माप का प्रयोग, माप शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1884 में गाल्टन ने किया। गाल्टन को जानते हो, किस नाम से जाना था? व्यक्तिगत भिन्नता के जनक। नेक्स्ट,
मानसिक मापन परीक्षण शब्द का, मानसिक मापन परीक्षण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1890 में कैटल ने किया। ठीक है दोस्तों, आगे बुद्धिलब्धि आईक्यू का विकास विलियम स्टर्न ने किया। विलियम स्टर्न ने किया। नेक्स्ट, सर्वप्रथम मानसिक आयु तथा वास्तविक आयु का सर्वप्रथम वास्तविक आयु का आईक्यू में प्रयोग विलियम टर्मन तथा मेरिल ने किया। समझो थोड़ा, मैं आगे और लिखाऊंगा, अभी पहले इनको समझो। अगर उसने पूछा कि सबसे पहला बुद्धि परीक्षण किसने दिया, बेनेस साइमन ने, किस ईयर में, 1905 में। अगर उसने ये पूछा कि सबसे पहले बुद्धि का मापन किसने किया, तो 1879 में विलियम बुंट ने, जो सबसे पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खुली थी जर्मनी के लिप्जिग शहर में, जो सबसे पहली वाली वीडियो आप जाकर देखेंगे तो उसमें ये पूरा लिखा हुआ है। अगर उसने पूछा कि सबसे पहला बुद्धि परीक्षण किसने किया, तो 1905 में बेनेस साइमन लगाना है। अगर उसने कहा सबसे पहले बुद्धि का मापन किसने किया, 1879 में विलियम बुंट ने। मानसिक आयु का प्रतिपादन किसने किया, अल्फ्रेड बिने ने। मानसिक माप है, मानसिक माप शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, गाल्टन ने 1884 में। मानसिक मापन परीक्षण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, 1890 में कैटल ने। बुद्धिलब्धि आईक्यू का विकास, जो अभी कुछ देर पहले मैंने आपको जो फॉर्मूला लिखा है उसको किसने दिया था, विलियम स्टर्न ने। अब जो फॉर्मूला दिया था उसमें मानसिक आयु और वास्तविक आयु का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो विलियम टर्मन तथा मेरिल ने किया। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। मैंने यहां पर 7 पॉइंट लिखा दिए हैं। नेक्स्ट, 8वां, भारत में बुद्धि का विकास C.H. राइस ने 1922 में किया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, भारत में बुद्धि परीक्षणों का प्रयोग C.H. राइस ने 1912 में किया। नेक्स्ट, संवेगात्मक बुद्धि का विकास डॉक्टर जॉन मेयर और पीटर सेलुवे। इस वाली बुद्धि की सैद्धांतिक व्याख्या
गोलमैन ने की। किसने की दोस्तों? गोलमैन ने की। 11वां, आध्यात्मिक बुद्धि के जनक, आध्यात्मिक बुद्धि के जनक गोलमैन। नेक्स्ट, संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण के जनक आर.बी. कैटल। ठीक है दोस्तों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब नेक्स्ट एक और आता है, प्रौढ़ बुद्धि के जनक। प्रौढ़ बुद्धि के जनक बैचलर। उसने पूछा भारत में बुद्धि का विकास किसने किया? C.H. राइस ने 1922 में। उसने पूछा भारत में बुद्धि परीक्षणों का प्रयोग किसने किया? C.H. राय ने 1912 में। डेट को याद करना दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट है। संवेगात्मक बुद्धि का विकास किसने किया? डॉक्टर जॉन मेयर पीटर सैलोवे ने 1990 में। लिख लेना दोस्तों उसको, यानी संवेगात्मक बुद्धि का विकास डॉक्टर जॉन मेयर और पीटर सैलोवे ने किया था 1990 में। दूसरा आता है कि संवेगात्मक बुद्धि की सैद्धांतिक व्याख्या किसने की है? तो वो गोलमैन ने की है। लेकिन गोलमैन किसके जनक माने जाते हैं? आध्यात्मिक बुद्धि के जनक माने जाते हैं। संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण किसने दिया? आर.बी. कैटल ने। प्रौढ़ बुद्धि के जनक कौन माने जाते हैं? बैचलर माने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये महत्वपूर्ण पार्ट थे। इसके आगे और चलते हैं। देखो, ये नोट्स जितने भी मैं लिखाता हूँ दोस्तों, याद किया करें उन्हें। वहाँ से क्वेश्चन 99% पुटअप होने के चांस होते हैं। देखो नेक्स्ट, अब आता है पहला बिने साइमन परीक्षण। दूसरा आता है पोर्टियस मेज परीक्षण। तीसरा आता है बैचलर बेल्लू परीक्षण। ये था 3 से 16 वर्ष तक के बच्चों के लिए, 3 से 16 वर्ष तक के बच्चों के लिए। ये था 3 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। ठीक है दोस्तों, ये था 10 से 60 वर्ष तक के व्यक्तियों के लिए। ठीक है दोस्तों, अगर उसने पूछा कि बिने साइमन परीक्षण किस प्रकार के बच्चों के लिए प्रयोग किया था? 3 से 16 वर्ष तक के बच्चों के लिए। अगर उसने पूछा पोर्टियस मेज परीक्षण किसके लिए किया था? 3 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। बैचलर बेल्लू परीक्षण किसके लिए किया था? 10 से 60 वर्ष तक के बच्चों के लिए, क्योंकि बैचलर किसके जनक माने जाते हैं? प्रौढ़ बुद्धि के जनक माने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, नोट कर लिया होगा। आगे चलते हैं। अब दोस्तों आप 2 कॉलम बना लें, यहां से आपको एक क्वेश्चन पुटअप होगा। ठीक है दोस्तों, अब 2 कॉलम ऐसे बना लें आप। ठीक है दोस्तों, एक तरफ लिख लें वर्गीकरण, इतना बना है। एक तरफ लिखें वर्गीकरण और एक तरफ लिखें IQ। दोस्तों यहां से आपको क्वेश्चन कंपलसरी मिलेगा, समझना। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रतिभाशाली की। अब प्रतिभाशाली का IQ होता है 140 से अधिक, ये माना है टर्मन ने।
फिर होता है 132 से अधिक, ये माना है डनेयल ने। फिर एक होता है 130 से अधिक, ये अन्य मनोवैज्ञानिकों ने। ठीक है दोस्तों। उसके बाद दूसरा आता है दोस्तों तीव्र, प्रखर, उत्कृष्ट बुद्धि। ये माना है 121 से 130। ठीक है दोस्तों, समझना। उसके बाद आता है तीसरा सामान्य बुद्धि। इसके जनक, इसकी आईक्यू माना गया 90 से 110 और 91 से 109। बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद माना है पिछड़ी बुद्धि। ठीक है दोस्तों, ये माना है 80 से 90 या 85 से कम। उसके बाद माना है मंद बुद्धि। मंद बुद्धि को माना 70 से कम। अब मंद बुद्धि को 3 भागों में बांटा, एक तो अल्प, एक मध्य और एक तीव्र। अब अल्प, मध्य और तीव्र। अब अल्प होती है जैसे 20 से 35, 36 से 51, 51 से 67। समझना। मूर्ख, मूर्ख बुद्धि ये मानी है 50 से कम। ठीक है। 7 जड़ बुद्धि। 8 हीन बुद्धि। जड़ बुद्धि मानी है 25 से 50 और हीन बुद्धि मानी 0 से 25। अब यहां से एक तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों बहुत ज़्यादा, एक ये इंपॉर्टेंट है, एक ये इंपॉर्टेंट है, और दोस्तों ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां से कई बार क्वेश्चन पुटअप हुआ है। अब उसने पूछा कि टर्मन ने प्रतिभाशाली बालक का IQ कितना माना? 140। अगर बात डैनियल की करें तो 132 लगाना दोस्तों। अगर बात अन्य मनोवैज्ञानिक की करें तो 130 माना। यानी ज्यादातर मनोवैज्ञानिकों ने प्रतिभाशाली बालक का IQ कितना माना है? 130। डैनियल का नाम दे तो 132, टर्मन का नाम दे 140। तीव्र, प्रखर और उत्कृष्ट बुद्धि कौन सी होती है? 121 से 130। सामान्य बुद्धि 90 से 110 या 91 से 109 दोनों सही है। कई बार पूछेगा, ज्यादातर आता ही रहता है। सामान्य बुद्धि वाला का, एक सामान्य बालक का IQ कितना होता है? 90 से 110 या 91 से 109। पिछड़ी बुद्धि कितनी होती है? तो दोस्तों यूपी टेट और सुपर टेट में चलती है 80 से 90 और सी टेट में चलती है 85 से कम दोस्तों। ठीक है दोस्तों। मंद बुद्धि का IQ कितना होता है? 70 से कम। अगर उसने पूछा है कि निम्नलिखित में से मध्य मंद बुद्धि कितनी होती है, यानी मध्य, तो मध्य कितनी लगाई मैंने? 36 से 51। अगर उसने पूछा तीव्र कितनी होती है तो 20 से 35। अल्प कितनी होती है, थोड़ी बहुत कितनी होती है? 51 से 67। अगर इनका नाम नहीं दे रहा तो फिर ये देगा पूरा। मूर्ख बुद्धि कितनी होती है? 50 से कम। मूर्ख जड़ बुद्धि 25 से 50। हीन बुद्धि 0 से 25। ये था दोस्तों बुद्धि का पूरा चैप्टर। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करना न भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके सर।